हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लास बाय नवीन सिंह। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वाटर रिलेशन इन प्लांट 12th आरबीएससी के एक चैप्टर पादपों में जल संबंध वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट को स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण और विसरण, विसरण की प्रक्रिया और परासरण की प्रक्रिया को स्टडी किया था। इसी के साथ साथ इसी चैप्टर में हमने अभी तक स्टडी किया है पादपों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की झिल्लियाँ, मेम्ब्रेन्स, जिसमें हमने इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की स्टडी की थी। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के एक पॉइंट से रिलेटेड है जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, शॉर्ट में ओपी। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे परासरण के फलस्वरूप किसी विलयन में उत्पन्न होने वाले एक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब की हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट किया जाता है, विभेदित किया जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करते हैं। और अदर वर्ड्स में और दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। दैट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जहां वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहां से वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो वाटर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। और इस पूरे सिस्टम को एक छोटे से डायग्राम से हमने समझा था, जिसमें एक चैम्बर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर चैम्बर को दो कंपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया था और इन दोनों कंपार्टमेंट्स में एक तरफ वाटर का सॉल्यूशन लिया था, प्योर वाटर सॉल्यूशन लिया था, और दूसरी तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। दोनों सॉल्यूशंस को, वाटर सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट किया था। ये दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन, अगर इन दोनों सॉल्यूशंस का कंपैरिजन करें तो एक तरफ प्योर वाटर है, दैट मींस कंपार्टमेंट ए में भरा हुआ लिक्विड या सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं है, केवल विलायक के अणु हैं, विलय नहीं है। और हमें पता है पानी एक आदर्श विलायक होता है, पानी एक एब्सोल्यूट सॉल्वेंट होता है जिसमें किसी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ कंपार्टमेंट ए में लिए गए विलयन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहती है, दैट मीन्स concentration of H2O is high। कंपार्टमेंट ए में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कैसी है? ज्यादा है। जबकि अगर हम शुगर सॉल्यूशन देखें तो ये शुगर सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से। यहाँ सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है वाटर और सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है शुगर। तो जब भी हम पानी में शुगर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वाटर में प्रेजेंट मान लेते हैं यहाँ पानी में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो 100 में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग करते हैं शुगर के साथ और केमिकली बाइंडेड वाटर की फॉर्म में आते हैं, जिसमें वाटर प्लस शुगर की केमिकल बॉन्डिंग होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स फ्री
स्टेट में रहते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम शुद्ध सॉल्यूशन में देखें तो यहाँ फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यानी H2O के फ्री मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड है। फ्री H2O मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन यहाँ कैसी है, डिक्रीज्ड है। और इसी वजह से अब ये एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें एक तरफ चैम्बर बी में भरे हुए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। दैट मींस ये ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्रित विलयन। और दूसरी तरफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन है। दैट मींस ये एक तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है। तो इस तरह से जब हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब भी सेपरेट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हमेशा हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन होती है। जल की अधिक सांद्रता से जल की कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है। दैट मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर मूव करता है। और इस सीक्वेंस में वाटर की मूवमेंट हमने देखी थी, किधर थी, वाटर की मूवमेंट चैम्बर ए से चैम्बर बी में भरे हुए सॉल्यूशन की तरफ होती है। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस को स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के परासरण दाब के कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। परासरण दाब एक ऐसा किसी विलयन में डेवलप होने वाला, किसी सॉल्यूशन में डेवलप होने वाला ऐसा प्रेशर है जिसमें परासरण की क्रिया को रोकने की कैपेसिटी होती है। तो वो परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? A pressure which is applied on concentrated solution to inhibit the movement of water molecule through semi-permeable membrane from dilute solution is called as osmotic pressure. A pressure which is applied on concentrated solution. A pressure which is applied on concentrated solution. Concentrated solution पर लगने वाला या लगाया जाने वाला बल, concentrated solution पर लगाया जाने वाला बल या प्रेशर। अगर हम इस चैम्बर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर एक पिस्टन लगाकर प्रेशर अप्लाई करें, किस लिए? फॉर इनहिबिटिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से रोकने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर लगने वाला बल या प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ये परासरण दाब प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ये डिसाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के अनुसार किसी भी सॉल्यूशन का परासरण दाब डिपेंड करता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ solute in solution। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू डिपेंड करती है, निर्भर करती है किस पर?
सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर, विलियन में सॉल्यूशन में सोल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स हायर देन concentration of solution, then higher will be the osmotic pressure of solution। कोई भी सॉल्यूशन जितना ज्यादा सांद्र होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, दैट मीन्स उसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे किसी सॉल्यूशन में, किसी विलियन में सोल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सांद्रता बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन की ओवरऑल कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और सॉल्यूशन की ओवरऑल कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल का एक कैरेक्टर है जो किसी सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने पर सोल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ती है, और इस कंसंट्रेशन से इस सॉल्यूशन की वाटर डिमांड भी इंक्रीज होती है, पानी की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे सोल्यूट मॉलिक्यूल किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में इंक्रीज होंगे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिससे सॉल्यूशन की वाटर डिमांड बढ़ जाती है। वाटर डिमांड बढ़ने से अब वाटर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, दैट मींस ऑस्मोटिक मूवमेंट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की इन्हीं ऑस्मोटिक मूवमेंट्स को रोकने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स की ऑस्मोटिक मूवमेंट को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर अप्लाइड फोर्स, लगाया गया बल क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए, ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाइड है, लगाया जा रहा है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ OP इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, परासरण दाब की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि अप्लाई किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो जितने भी फोर्स अप्लाइड होते हैं उन फोर्स की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसका नेचर है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। किसी भी विलियन में विलय के अणुओं का ही गुण होता है परासरण दाब। किसी विलियन में जितने ज्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा होगी, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ water molecule in plant cell is depend on OP of plant cell। पादपों में, प्लांट्स में पानी की मूवमेंट हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? प्लांट सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पर। जिन प्लांट सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लो ओपी वाले एरिया से हाई ओपी वाले एरिया की तरफ होती है। अगर हम दो प्लांट सेल्स को कंपेयर करें, मान लेते हैं दो नियर बाय प्लांट सेल्स हैं, एक का ओपी डिक्रीज्ड है, गिरा हुआ है, और एक में ओपी ज्यादा है। ओपी ज्यादा है, दैट मींस यहां सेल से सेल सैप की कंसंट्रेशन यहां कैसी है? हाई, और इधर सेल सैप की कंसंट्रेशन कैसी है? लो। सेल सैप की कंसंट्रेशन लो है, दैट मींस यहां सेल सैप यानी साइटोप्लाज्म डाइल्यूटेड है, और यहां साइटोप्लाज्म कैसा है? कंसंट्रेटेड। साइटोप्लाज्म डाइल्यूटेड है, दैट मींस यहां वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर ज्यादा है।
हाई वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर कैसे हैं, कम है। और हमें पता है वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर लो होंगे वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने के कारण इसकी वाटर डिमांड बढ़ेगी। वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और इस मूवमेंट को रोकने के लिए सेल पर जो प्रेशर अप्लाई होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और इस सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो वाटर हमेशा प्लांट सेल्स में किधर मूव करता है, इन प्लांट सेल वाटर मूव्स फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट प्लांट सेल्स में किस तरफ होगी, लो ओपी वाले एरिया से हाई ओपी वाले एरिया की तरफ होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले एरिया की तरफ होती है। अगर हम प्लांट सेल्स की, वेरियस प्लांट सेल्स की ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्लांट सेल्स में, अलग अलग प्लांट सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ओपी ऑफ हाइड्रोफाइट्स इज लोवेस्ट। हाइड्रोफाइट्स यानी जलीय पौधों, जलीय पादप, जलीय पादप हाइड्रोफाइट्स में ओपी की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि इन प्लांट्स में, प्लांट सेल्स का मोस्ट ऑफ कंटेंट, लगभग 98% पार्ट प्लांट में वाटर से मिलकर बना होता है। दैट मीन्स इन प्लांट्स को वाटर डिमांड की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर प्लांट सेल का ओपी, हाइड्रोफाइट प्लांट्स का ओपी हमेशा कैसा होगा, लो होगा। इसी तरह से किसी प्लांट में द ओपी ऑफ लीव्स इज maximum then OP of root hairs। अगर हम प्लांट्स में लीफ सेल्स और रूट हेयर सेल्स का कंपैरिजन करें तो प्लांट्स में लीफ सेल्स का ओपी हमेशा ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा किसके कंपैरिजन में, रूट सेल्स के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीव्स पे प्रेजेंट स्टोमेटा लगातार ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से लीफ सेल्स में प्रेजेंट वाटर को वेपर की फॉर्म में इवोपरेट कर देते हैं। इस वजह से लीफ सेल में साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और हमें पता है जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस एरिया में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा। तो इसीलिए प्लांट सेल्स में लीव्स के अंदर मैक्सिमम ओपी की कंडीशन होती है, और रूट्स में, रूट हेयर्स के अंदर लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इसी तरह से ज़ीरोफिटिक हेलोफाइट्स, ज़ीरोफिटिक हेलोफाइट्स का ओपी मैक्सिमम होता है ऑल ओवर प्लांट ग्रुप्स में। अगर हम देखें जितने भी प्लांट ग्रुप्स हैं उन प्लांट ग्रुप्स में सबसे ज्यादा ओपी ज़ीरोफिटिक हेलोफाइट प्लांट्स की सेल्स में होता है। ज़ीरोफिटिक हेलोफाइट्स मतलब मरूदभिद, लवणोद्भिद पादप, ऐसे प्लांट्स जो सैलाइन एरिया में, लवणीय एरिया में वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं, मरुस्थलीय होते हैं, मरुस्थलीय वातावरण में वृद्धि करते हैं। इन मरुस्थलीय लवणोद्भिद पादपों का ओपी हमेशा अदर प्लांट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है। एक ज़ीरोफिटिक हेलोफाइट प्लांट है एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया। एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया एक ऐसा लवणोद्भिद प्लांट है, एक ऐसा ज़ीरोफिटिक हेलोफाइट प्लांट है जिसका ओपी कंप्लीट प्लांट ग्रुप में जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया की होती है। एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया लवणोद्भिद प्लांट, हेलोफाइट प्लांट की ऑस्मोटिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और इसका लगभग मान
202.4 एटीएम होता है, 202.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यह वैल्यू इस प्लांट में सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिलती है। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स में इनर कॉर्टिकल सेल्स, आंतरिक वल्कुटीय सेल्स का कंपैरिजन करें आउटर कॉर्टिकल सेल्स से, तो इनर कॉर्टिकल सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर आउटर कॉर्टिकल सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है। आंतरिक वल्कुटीय कोशिकाएं, प्लांट बॉडी में प्रेजेंट अंदर वाली वल्कुटीय सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरनल कॉर्टिकल सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा आउटर कॉर्टिकल सेल्स से ज़्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी भी प्लांट सेल में या किसी भी लिविंग बीइंग में ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट ओस्मोमीटर से किया जाता है। ओस्मोमीटर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ओस्मोमीटर यूज में लिया जाता है। प्लांट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर मूवमेंट को डिसाइड करता है, जल की गति को डिसाइड करता है। प्लांट्स में वाटर हमेशा पानी का मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज ऑलवेज अकर फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। प्लांट्स में वाटर का मूवमेंट हमेशा किधर होता है? लो ओपी वाले एरिया से हाई ओपी वाले एरिया की तरफ होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को ओस्मोमीटर से मेजर करते हैं। ओस्मोमीटर से ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड्स से ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। जैसे एक मेथड है वॉन हाफ। वॉन हाफ मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट एक फॉर्मूले के थ्रू किया जाता है। OP इज इक्वल टू MRT। यहां M का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी विलयन की मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता। R यहां गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.082 मोल पर मॉलिक्यूल होती है, और T यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप। इस फॉर्मूला के बेस पर अगर हम 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपी अगर हम मेजर करें, अगर हम एग्जांपल के लिए 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपी वैल्यू को मेजर करें, तो 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपी होगा। मोलर कंसंट्रेशन यहाँ क्या है? 1 मोल, 1 इंटू गैस कांस्टेंट 0.082 इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ क्या दिया हुआ है? 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, और ये वैल्यू लगभग आती है 22.4 एटीएम। ये फॉर्मूला वॉन हाफ मेथड के थ्रू अप्लाइड, ये फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य
विद्युत अपघट्यों या आयनाइजिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विद्युत अपघट्य विलयनों या आयनाइज्ड सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। नॉन आयनाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस जो नॉन आयनाइज्ड हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स या नॉन आयनाइज्ड सॉल्यूशन के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का ओपी मेजर करने के लिए, ओपी मेजरमेंट के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ओपी बराबर MRTI। MRTI, यहां I का मतलब है आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनन कांस्टेंट है, आयनन गुणांक है। आयनाइज्ड सॉल्यूशन का ओपी इज इक्वल टू MRTI के थ्रू इवेलुएट किया जाता है और आयनाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए ओपी इज इक्वल टू MRT फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। इसी तरह से ओपी मेजरमेंट के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक और मेथड यूज में लिया जाता है जिसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मेथड कहा जाता है। हिमांक में अवनमन विधि, हिमांक में अवनमन विधि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड के बेस पर भी ओपी का मेजरमेंट किया जा सकता है। इस मेथड में ओपी का मेजरमेंट ओपी इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग अपॉन 1.86। ओपी का मेजरमेंट हिमांक में अवनमन विधि के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से मेजरमेंट किया जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन की वैल्यू क्या है किसी सॉल्यूशन की, फ्रीजिंग पॉइंट पर वो कितना अपने फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन शो कर रहा है। हिमांक में अवनमन मेथड से भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को शो करता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होता है। और किसी सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ये सेल की वाटर डिमांड को शो करता है, वाटर की मांग, जल की मांग को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस की रिजल्टेंट डेवलप होने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्लांट सेल में डेवलप होता है। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा प्लांट सेल में ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण दो और डिफरेंट टाइप के प्रेशर डेवलप होते हैं जिसे टर्गर प्रेशर स्थिति दाब और वॉल प्रेशर भित्ति दाब कहा जाता है। टारगेट प्रेशर को शॉर्ट में टीपी से इंडिकेट करते हैं और वॉल प्रेशर को शॉर्ट में डब्ल्यूपी से इंडिकेट करते हैं। ये दोनों प्रेशर ड्यू टू ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल डेवलप होता है। किसी भी प्लांट सेल में ये बनने वाले दोनों प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ही डेवलप होते हैं। जिस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है सेल में, ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने के साथ साथ ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर भी डेवलप होता है। इन दोनों प्रेशर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक प्लांट सेल की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं ये एक प्लांट सेल है।
11th क्लास में हमने प्लांट सेल की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। किसी भी प्लांट सेल में सेल के बाहर सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल के सेंटर में एयरफील्ड या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से भरी हुई वैक्यूल होती है और वैक्यूल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इस वैक्यूल में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा होता है जिसे सेल सैक कहा जाता है और इसके अलावा प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म होता है। तो एक इमेजिन करते हैं, एक प्लांट सेल है, एक पादप कोशिका है। इस प्लांट सेल को जब पानी से भरे हुए बीकर में रखा जाता है, मान लेते हैं इस प्लांट सेल को एक पानी से भरे हुए बीकर में हमने रखा। तो जैसे ही हम पानी से भरे हुए बीकर में प्लांट सेल को रखते हैं तो यहाँ एक ओस्मोस्कोप जैसी प्रोसेस डेवलप हो जाती है। ओस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ कंडक्ट होगी। जिस तरह से ओस्मोसिस में हमने दो चैम्बर्स को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके डिफरेंट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को डाला था और देखा था वाटर की मूवमेंट को, उसी तरह से यहाँ भी एक ओस्मोटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है। यहाँ ओस्मोटिक सिस्टम में दो कंसंट्रेशन वाले डिफरेंट सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन जो सेल के बाहर है, जो प्योर वाटर से बना हुआ है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है, और एक सॉल्यूशन जो सेल के अंदर वैक्यूल में भरा हुआ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड आयंस है। ये मिनरल्स और आयन से बना हुआ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसे सेल सैक कहा जाता है, ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है। अब इन दोनों डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस, सेल सैक और आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वाटर, इन दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए प्लांट की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इन दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करती है। और मेम्ब्रेन वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था सेल वॉल। सेल वॉल एक परमेबल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। तो इस तरह से ये दोनों कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से एक ओस्मोमीटर की तरह ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो जब हम किसी प्लांट सेल को प्योर वाटर सॉल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट सेल के आउटर एनवायरनमेंट में डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और प्लांट सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में जहां वैक्यूल और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये वैक्यूल और साइटोप्लाज्म एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरह वर्क करते हैं। इस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, सांद्रता का एक ग्रेडियंट डेवलप होता है और इसी ग्रेडियंट डेवलप होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल का एंडोस्मोटिक मूवमेंट होता है सेल के अंदर, क्योंकि बाहर कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के कारण यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सेल के कंपैरिजन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, इसलिए वाटर आउटर एनवायरनमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट करते हैं। दैट मीन्स एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। वाटर का एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस होने के कारण साइटोप्लाज्म में वाटर मॉलिक्यूल्स की इनपुट होती है, वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आना स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म में वाटर मॉलिक्यूल्स की इनपुट होने के कारण साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यू टू एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन cell cytoplasm. The volume of
गेट इंक्रीज। एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण सेल के साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इस कारण साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर एक प्रेशर इम्प्लांट करता है। ड्यू टू एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म गेट इंक्रीज। ड्यू टू इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, द साइटोप्लाज्म creates a pressure or applied a pressure on plasma membrane and cell wall. The pressure which is applied by cytoplasm on plasma membrane and cell wall is known as Turger pressure. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर साइटोप्लाज्म के थ्रू अप्लाइड फोर्स, इसी अप्लाइड फोर्स को टर्गर प्रेशर कहा जाता है, स्थिति दाब कहा जाता है। तो लगातार एंडोस्मोटिक मूवमेंट होने के कारण साइटोप्लाज्म लगातार सेल के ऊपर एक प्रेशर इम्प्लांट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर, और इसी प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहा जाता है, स्थिति दाब कहा जाता है। इस स्थिति दाब के कारण, टर्गर प्रेशर के कारण सेल शो increase in shape, size and shape। टारगेट प्रेशर के कारण ही अब धीरे धीरे सेल क्या करती है, अपनी साइज और शेप को इंक्रीज करने लग जाती है, दैट मीन्स स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है। लगातार टारगेट प्रेशर अप्लाइड होने के कारण सेल में स्वेलिंग आती है, फूलने लगती है, सेल का साइज बढ़ जाता है। सेल की इसी स्टेट को टर्जिड स्टेट, इसी स्वेल अप स्टेट को टर्जिड स्टेट ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका की स्थित अवस्था। कोशिका की स्थित अवस्था में आ जाती है और इसी टर्जिड स्टेट ऑफ सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेंशन वाली कंडीशन में आ जाती है, तनाव वाली कंडीशन में आ जाती है। अगर टर्गर प्रेशर इसी तरह से सेल में बिल्डअप होता रहे, एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर अगर सेल में इसी तरह से इंक्रीज होती रहे, तो टर्गर प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होने लग जाती है, और टर्गर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण सेल के फटने, ब्रस्ट अप होने की कंडीशन सेल में डेवलप हो जाती है। प्लांट सेल अपनी ब्रस्टिंग मैकेनिज्म को, ड्यू टू टर्गर प्रेशर, अपनी ब्रस्टिंग प्रोसेस को रोकने के लिए प्लांट में प्रेजेंट सेल वॉल साइटोप्लाज्म पर टर्गर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी ब्रस्टिंग प्रोसेस को, फटने की प्रक्रिया को रोकने के लिए टर्गर प्रेशर के इक्विवेलेंट, टर्गर प्रेशर के बिल्कुल बराबर का बट अपोजिट इन डायरेक्शन सेल वॉल के थ्रू एक प्रेशर साइटोप्लाज्म पर इम्प्लांट होता है। साइटोप्लाज्म पर सेल वॉल के थ्रू इम्प्लांट होने वाला ये प्रेशर जो टर्गर प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, इसी प्रेशर को वॉल प्रेशर या भित्ति दाब कहा जाता है। द प्रेशर which is applied by cell wall on cytoplasm is called as wall pressure, and the value of wall pressure is equals to turger pressure but opposite in डायरेक्शन। तो सेल में सेल की ब्रस्टिंग मैकेनिज्म को रोकने के लिए, फटने की प्रोसेस को रोकने के लिए सेल वॉल अपोजिट डायरेक्शन में बट टीपी के इक्विवेलेंट, सेल में डेवलप होने वाले टारगेट प्रेशर के बिल्कुल बराबर का, परंतु डायरेक्शन में अपोजिट एक प्रेशर सेल वॉल के थ्रू अप्लाई होता है। इसी प्रेशर को वॉल प्रेशर कहा जाता है। इसलिए एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण सेल में डेवलप होने वाला टारगेट प्रेशर हमेशा किसके इक्वल होगा? वॉल प्रेशर के इक्वल होता है। और टारगेट प्रेशर और वॉल प्रेशर की वैल्यू फुल्ली टर्जिड सेल कंसिस्ट
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Tp एंड Wp। एक फुल्ली टर्जिड, एक पूरी तरह से टर्जिड सेल में, प्लांट सेल में Tp और Op की वैल्यू हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इसी तरह से एक फ्लैसिड यानी पिचकी हुई फ्लैसिड सेल में वैल्यू ऑफ Tp इज 0। एक पिचकी हुई सेल में, एक फ्लैसिड सेल में यानी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ऐसी सेल जिसमें जीव द्रव्य कुंचन हो चुका है, इस जीव द्रव्य कुंचित या फ्लैसिड सेल में Tp का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर किसी भी पिचकी हुई या फ्लैसिड सेल में एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हो पाता। इस वजह से टर्गर प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है। टर्गर प्रेशर नहीं होने के कारण ऐसी फ्लैसिड सेल में वॉल प्रेशर भी कैसा होगा? 0 वैल्यू का होता है। इसी तरह से टर्गर प्रेशर जो कि अप्लाई हो रहा है साइटोप्लाज्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, इसलिए टर्गर प्रेशर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। टर्गर प्रेशर हमेशा धनात्मक होता है और इसकी रेंज किसी भी सेल में टर्गर प्रेशर की रेंज, स्थिति दाब की रेंज परास हमेशा 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर की होती है। 0 कब होगी? फ्लैसिड सेल में, पिचकी हुई सेल में। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा एंडोस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर उतना ही ज़्यादा होता है। उतना ही ज़्यादा होगा तो टर्गर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो इस तरह से किसी सेल में टर्गर प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर प्लांट सेल की साइज और शेप को मेंटेन रखने का काम करते हैं। प्लांट सेल की साइज और शेप को आइडियल बनाए रखते हैं। टर्गर प्रेशर शेप और साइज को इंक्रीज करता है, तो वॉल प्रेशर इस शेप और साइज को कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने से रोक देता है, ताकि सेल की बर्स्टिंग मैकेनिज्म रुक जाए, फटने की प्रोसेस रुक जाए। इन्हीं दोनों प्रोसेस के कारण सेल अपने एक आइडियल साइज और शेप में मेंटेन रहती है। इसी तरह से टर्गर प्रेशर किसी भी प्लांट में जितने भी कोमल और फ्लेक्सिबल पार्ट हैं, कोमल पार्ट हैं, जितने भी सॉफ्ट एरियाज हैं प्लांट के, उन सॉफ्ट एरियाज में कोमल पार्ट्स में मिलने वाली सेल को स्वेलअप रखने का काम करती है, फुलाए रखने का काम करती है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का एक और रोल है, ये टर्गर प्रेशर प्लांट्स में प्लूम्यूल और रेडिकल की ग्रोथ को मेंटेन करता है, मूलांकुर और परांकुर की वृद्धि को इंक्रीज करने में सहायता करता है। टर्गर प्रेशर प्लांट्स में वेरियस मूवमेंट को भी कंडक्ट करवाता है, जैसे कंपानुकुंचन यानी थिग्मोनेस्टी की प्रोसेस, स्पर्शानुकुंचन की प्रोसेस थिग्मोनेस्टी की प्रोसेस को कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है। जैसे छुई मुई के पौधे को जैसे ही हम छूते हैं, पत्तियों को छूते हैं, तो पत्तियां मुरझा जाती है, यानी अपनी मूवमेंट शो करती है नीचे की ओर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम प्लांट की लीफ को छूते हैं तो लीफ सेल्स में टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से डिक्रीज होने के कारण सेल की साइज गिरने लगती है, कम होने लगती है, और इस वजह से छुई हुई प्लांट की लीव्स नीचे की ओर मूवमेंट कर जाती है। तो प्लांट्स में वेरियस मूवमेंट्स जैसे लीव्स की मूवमेंट या स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया इसी टर्गर प्रेशर स्थिति दाब के कारण होती है। तो टर्गर प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के कारण डेवलप होता है, ये प्लांट्स में बहुत सारी गतियाँ और प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट सेल की साइज और शेप को मेंटेन रखने में सहायता करता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ऑस्मोसिस के कारण डेवलप होने वाले एक और प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी विसरण दाब न्यूनता के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे।